नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटीपीडिया पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान और जिसकी शुरुआत हमने कक्षा 11 से की है। कक्षा 11 का सिलेबस जब हम देखते हैं तो वो 2 खंडों में विभक्त है। एक खंड है का, दूसरा खंड है खा। खंड का भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार और खंड खा राजनीतिक सिद्धांत। हम लोग पढ़ रहे हैं खंड का भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, जिसका पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। हम लोगों ने अभी तक पिछली 3 कक्षाओं में पढ़ा है संविधान क्या है, संविधान की हमें क्यों आवश्यकता है, और हमने तीसरी जो अभी नेक्स्ट इससे पहले कक्षा क्लास की थी उसमें पढ़ा था संविधान सभा की मांग हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने क्यों की, उसकी पृष्ठभूमि को अच्छे से समझा था। हमने संविधान सभा के बारे में भी ब्रीफ में समझा था। लेकिन जो आज की क्लास है, आज जो हम पढ़ेंगे, वो पूरा फोकस्ड रहेगा हमारा संविधान सभा पर। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान सभा से तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हम प्रयास करेंगे कि इस क्लास के माध्यम से जितने भी सवाल आते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन सब का आंसर, उत्तर यहाँ से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब बिना देर के हम लोग अपने अध्याय पर आते हैं। सबसे पहली बार गांधी जी ने 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की। गांधी जी ने 1922 ईस्वी में गांधी जी ने संविधान सभा की मांग रखी। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी संघर्ष किया। बड़े बड़े आंदोलन किए और अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी। तो सबसे पहली बार अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से 1940 ईस्वी में अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। कब किया? 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। अगस्त प्रस्ताव, इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में एक संविधान सभा होगी और जिसमें मुख्यतः भारतीय सदस्य होंगे। जो ये मुख्यतः शब्द है, मुख्यतः भारतीय होंगे, इस शब्द की वजह से, यानी कि मुख्यतः भारतीय होंगे का मतलब ये था कि इसमें अंग्रेज भी होंगे, इसलिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। 1942 ईस्वी में फिर एक मिशन आता है, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। इस मिशन में कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा। इस आधार पर इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। इस योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन होता है। हम सबसे पहले कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इंग्लैंड में आम चुनाव होते हैं। इस चुनाव में मजदूर दल की सरकार बनती है, जिसके प्रधानमंत्री होते हैं एटली होता है, एटली। 14 मार्च 1946 ईस्वी को कॉमन सभा में एटली सबसे पहली बार यह स्वीकार करते हैं कि भारत स्वतंत्र होने का अधिकारी है। इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। तो कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन 16 मई 1946। 3 सदस्यीय योजना है। इसमें 3 सदस्य हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। पहले
लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष हैं। दूसरे व्यक्ति हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरे व्यक्ति हैं अलेक्जेंडर। तो भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 कब आया? 16 मई 1946 को। 3 सदस्य हैं इसके। पहले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष हैं, दूसरे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे अलेक्जेंडर। हम लोगों ने कैबिनेट मिशन को जाना। इसके कुछ प्रावधान थे। क्या प्रावधान थे? इस मिशन के तहत कहा गया भारत में एक संविधान सभा होगी जिसमें कुल 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। 296 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से होंगे। कहाँ से होंगे? ब्रिटिश भारतीय प्रांत तो से 292 राज्यों से रहेंगे प्लस 292 प्लस 4। सर जी ये 4 क्या है? 4 है चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत। सर चीफ कमिश्नरी प्रांत क्या है? तो आज आप केंद्र शासित प्रदेश जानते हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। उसी प्रकार उस समय चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे, 4 थे। यहाँ से 4 सदस्य एक एक करके आएंगे प्रत्येक, वहाँ से यहाँ से 4 आएंगे। 4 कमिश्नरी प्रांत है, हर चीफ कमिश्नरी प्रांत से एक सदस्य आएंगे। कौन कौन से हैं वो चीफ कमिश्नरी प्रांत? पहला है दिल्ली, दूसरा अजमेर मेड़वाड़ा में है, लिखते रहिएगा अजमेर। तीसरा कुर्ग, कुर्ग कर्नाटक में है। कुर्ग कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और चौथा बलूचिस्तान, वर्तमान समय के पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। इस प्रकार से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से 296 सदस्य आएंगे और 93 सदस्य आएंगे देसी रियासतों से, देसी रियासतों से, देसी रियासतों से। जो ये 296 आएंगे ये निर्वाचित होकर आएंगे। कैसे आएंगे? निर्वाचित होकर आएंगे। और जो देसी रियासतों से 93 सदस्य आएंगे वो मनोनीत होकर आएंगे। कैसे आएंगे? मनोनीत होकर आएंगे। निर्वाचन कैसे होगा इनका? अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होगा। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। समझ लेते हैं अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होगा। यहाँ पर हम ब्रीफ में समझेंगे, आगे जब चुनाव पढ़ाएंगे तब अच्छे से समझेंगे, और जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति को तब अच्छे से समझेंगे। और क्या कहा गया? कहा गया 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा, एक सदस्य चुना जाएगा। और जो सीट थी वो संप्रदाय के आधार पर 3
जगह बांट दी गई संप्रदाय के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बांट दी गई। मुस्लिम, सिख और सामान्य, ये प्रावधान थे। कहा गया जुलाई से अगस्त के बीच चुनाव संपन्न करवा लीजिए, और जुलाई से अगस्त के बीच चुनाव संपन्न भी हो गए। और चुनाव में किसको कितना मत मिला ये जान लीजिए थोड़ा सा। चुनाव हुए, 389 सदस्यों को चुनना था, ठीक है। तो 93 तो मनोनीत होंगे, उसके पश्चात जो सदस्य बचे, जैसे 296 लोग चुन कर आएंगे, निर्वाचित होकर आएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कैसे होगा? जो विधान मंडल उस समय काम कर रहे थे उनके माध्यम से इनका चुनाव होगा। कांग्रेस को 208 सीट मिली। कितनी मिली? 208 कांग्रेस को 208 सीट मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और जो निर्दलीय थे, निर्दलीय उन्हें 8 मिली, और छोटे छोटे दल जो थे उन्हें 7 सीटें मिली। इस प्रकार से कितना हो गया? 8 दूनी 16, 10, 26, 6, 2, 9 और 3, 96, 296 सॉरी, 296। समझ गए दोस्तों? बात यहाँ समझने वाली है। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73, जिससे मुस्लिम लीग काफ़ी नाखुश थी। इसका प्रभाव आगे देखने को मिलता है जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट डेट है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है, पहली बैठक। मुस्लिम लीग संविधान सभा की ये पहली बैठक जो होती है उसका बहिष्कार करती है, और जो देसी रियासत होते हैं वो इस बैठक में भाग नहीं लेते। बैठक में कुल भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या थी 207। एक बात याद रखना, मैं बोल रहा हूँ पहली बैठक जब बात करेंगे तो 207 सदस्यों की बात करेंगे। लेकिन जब हम पहला सत्र की बात करेंगे, प्रथम सत्र, तो प्रथम सत्र में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। सेशन एंड मीटिंग, प्रथम बैठक में 207 लोग भाग लेते हैं और प्रथम सत्र में 211 लोग। ये बात याद रखने वाली थी, इसलिए मैंने बता दी। तो 207 लोग भाग लेते हैं पहली बैठक में। यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव होता है, संविधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है, और अस्थायी अध्यक्ष। किसे चुना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किस आधार पर चुना जाता है? बुजुर्ग होने के आधार पर, सीनियोरिटी के आधार पर। फ्रांस आधारित इस नियम को लिया जाता है, फ्रांस से इस नियम को लिया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए अध्यक्ष बनाया जाता है क्योंकि वो बुजुर्ग थे, सबसे अधिक सीनियर थे।
तो हम याद रखेंगे कि 9 दिसंबर 48 हो गया है, 46 होना चाहिए था। (1946) 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। देसी रियासत इस बैठक में भाग नहीं लिए। कितने सदस्यों ने भाग लिया पहली बैठक में? तो 207। हम बात करेंगे प्रथम सत्र में कितने सदस्य भाग लिए थे, तो 211। स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखने वाली बातें हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की जो संविधान सभा की पहली बैठक थी, उसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसे चुना जाता है, तो आप बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। फिर क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई। इसमें स्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाता है। स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना जाता है। स्थायी रूप से अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ये निर्वाचित थे। कौन थे? निर्वाचित। और उपाध्यक्ष चुने गए फ्रैंक एंथोनी। ये मनोनीत थे। याद रखिएगा ये नाम, मनोनीत। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया B.N. राव को। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, किसको चुना गया? V.N. राव, विनेगल नरसिंह राव। इस प्रकार से इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। कब? 13 दिसंबर 1946। क्या हुआ? नेहरू जी ने क्या रखा? उद्देश्य का प्रस्ताव। उद्देश्य का प्रस्ताव। इस उद्देश्य का प्रस्ताव में 8 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे? 8 अनुच्छेद। क्या उद्देश्य था इस उद्देश्य प्रस्ताव का? पहला, भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया जाएगा। दोस्तों, हमारे देश की जनता राजाओं के शासन से, अंग्रेज़ों की गुलामी से परेशान हो चुकी थी। वो चाहती थी एक लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था जहाँ जनता का शासन हो। इसलिए इस उद्देश्य का प्रस्ताव में रखा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। क्या होगा? लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक
गणराज्य। पहली बात इसमें कही गई लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ये उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य था पहला। दूसरी बात, भारत को एक संघ बनाया जाएगा, यानी कि भारतीय संघ की बात कही गई। भारतीय संघ कैसे बनेगा? जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं, जो देसी रियासत हैं, इन सब को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। ये उद्देश्य प्रस्ताव में दूसरी बात कही गई। तीसरी बात कही गई कि जो शक्ति है उसका बंटवारा करना होगा। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। कैसे कैसे? केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा, ये बात लिखी गई। और चौथी बात, इस शक्ति का स्रोत क्या होगा? क्या है इस शक्ति का स्रोत? भारतीय जनता। शक्ति का स्रोत क्या है? जनता। केंद्र और राज्य जो शक्ति प्राप्त करेंगे तो उसका मुख्य स्रोत जनता है। जनता के द्वारा इन्हें शक्ति प्राप्त होगी, ऐसा उद्देश्य था। पांचवी बात क्या कही गई? पांचवी बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों। इसी उद्देश्य का प्रस्ताव, यह उद्देश्य का प्रस्ताव आधार है हमारे आज के भारत की प्रस्तावना का। पांचवी लाइन में कही गई कि जो भारत के नागरिक हैं उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। धर्म की, उपासना की, विश्वास की, विचार की, बोलने की स्वतंत्रता मिलेगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलेगी। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ये बात कही गई पांचवें में। यानी कि अगर जो हम कहें प्रस्तावना में जो लिखा है वही सब लिखा गया है। प्रस्तावना की बात कही गई इसमें। प्रस्तावना में अभी भी ये सब लिखा हुआ है। छठी बात क्या कही गई? जो 6 नंबर का आर्टिकल है उसमें कहा गया कि जो भारत में अल्पसंख्यक है, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनको संविधान द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये तीसरी बात में लिखा गया। अल्पसंख्यक, ओबीसी, एससी, एसटी संरक्षण मिलेगा। सातवीं बात कही गई कि भारत जल, थल, स्थल से अन्य देशों की तरह ही अपने यहाँ विधि बनाएगा और प्रभुता स्थापित करेगा, संप्रभुता स्थापित करेगा। इस प्रकार से संप्रभुता की बात कही गई, संप्रभुता स्थापित करने की बात कही गई। और आठवीं बात कही गई, भारत विश्व शांति और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होगा और कल्याणकारी कार्य करेगा। इस प्रकार से जो उद्देश्य का प्रस्ताव था उसके उद्देश्य आप लोगों ने देखे। लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना, भारतीय संघ का निर्माण, उनकी शक्तियों का बंटवारा और इस शक्ति का स्रोत क्या होगी? भारतीय जनता। फिर जो बातें प्रस्तावना में लिखी है कि सामाजिक, आर्थिक न्याय, विचार, धर्म, उपासना, विश्वास, इन सब चीज़ों की स्वतंत्रता, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये 5वें आर्टिकल में लिखा। 6ठे में लिखा था अल्पसंख्यक, ओबीसी, एससी, एसटी वालों को संविधान के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। फिर संप्रभुता बनाए रखी जाएगी देश में, अखंडता रखी जाएगी देश में। और 8वीं बात शांति एवं कल्याण की बात की गई, विश्व शांति और कल्याण की बात की गई। इस प्रकार से जो
नेहरू जी का उद्देश्य का प्रस्ताव था, उसे देखकर हमें पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे। और इसी उद्देश्य का प्रस्ताव से हमारे भारतीय संविधान का दर्शन अनुप्राणित होता है। चलिए, अच्छा, इस उद्देश्य का प्रस्ताव को सबसे पहले समर्थन किसने दिया था? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। उद्देश्य का प्रस्ताव कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को। चूँकि आप अभी बताया कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, तो संविधान में आम सहमति बनी कि चलिए मुस्लिम लीग को समझाया जाए, उसे किसी प्रकार से लाया जाए। उसके इंतज़ार में काफ़ी समय लगा और उद्देश्य का प्रस्ताव में बहस भी चलती रही। तो इसको पास करने में, पारित करने में थोड़ा टाइम लग गया। कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे पारित कर दिया गया। सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया गया। इसी बीच क्या होता है? 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना आती है, जिसके तहत ये बात आती है कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश का निर्माण होगा। फिर जुलाई में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ जाता है और इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों का निर्माण होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। जब आज़ादी मिली तो संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। कैसे? संविधान सभा में अभी तक 389 सदस्य थे, लेकिन अब 299 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 299। 227 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से और 70 देसी रियासतों से। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, 224 प्लस 3, ये 3 क्या है? सॉरी थोड़ा सा, यहाँ पर 229 होगा और यहाँ पर 226 होगा। 226 प्लस 3, 3 क्या है? वही चीफ कमिश्नरी प्रांत है और इसमें पाकिस्तान में चला जाता है बलूचिस्तान, इसलिए बलूचिस्तान हट जाता है। दिल्ली, अजमेर और कुर्ग 3 चीफ कमिश्नरी प्रांत शामिल हैं। तो कुल कितने सदस्य हैं? 299। संविधान सभा के 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3। तीन वाचन। संविधान सभा के 3 वाचन होते हैं। पहला कब होता है? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक 6 दिन चलता है ये वाचन। दूसरा वाचन कब होता है? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। ये दूसरा वाचन। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा वाचन कौन सा, तो पहला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक 6 दिन चला। और सबसे बड़ा वाचन कौन सा था? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक।
और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है। और जो 26 नवंबर 1949 है, इसी दिन भारतीय संविधान सभा संविधान को अंगीकृत कर लेती है और हमारे भारत देश का संविधान बन जाता है। क्या किया? अंगीकृत हो गया, अंगीकृत हुआ। और आंशिक रूप से 16 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं। कितने? आंशिक रूप से 16 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं। कौन कौन से थे वो 16 अनुच्छेद? 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे याद रखेंगे। पहले 5, 6, 7, 8, 9। फिर दोबारा अनुच्छेद 60 एक, फिर 324। इसी तरह अब फिर हम ऐसे 366 और 367, फिर 379, 380 और 388। जब भी हम याद करेंगे इन 16 अनुच्छेदों को तो इसी सीक्वेंस से याद करेंगे, आसानी रहेगी। और बांट कर जब हम याद करेंगे तो याद भी रहेगा। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, फिर 60, फिर 1, 324, फिर 366, 367, उसके पश्चात 379, 380, 388, फिर 391, 392, 393, 394। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है और आंशिक रूप से 16 अनुच्छेद लागू कर दिए जाते हैं। क्लियर? अब समझिए क्या होता है। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा का अंतिम सत्र है ये। इस दिन क्या होता है? 284 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं संविधान में। पहला हस्ताक्षर राष्ट्र अध्यक्ष का होना चाहिए था। किनका होना चाहिए था? अध्यक्ष का। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किंतु वो संविधान सभा में देर से पहुंचते हैं, तो इसलिए पहला हस्ताक्षर किसका है? नेहरू जी का है। किसका है? नेहरू जी का है। पहला हस्ताक्षर नेहरू जी का है, याद रखिएगा। और अंतिम हस्ताक्षर किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इस प्रकार से 284 सदस्य संविधान सभा में उपस्थित होते हैं और हस्ताक्षर करते हैं। और इसी दिन संविधान सभा को विघटित कर इसे संसद के रूप में बदल दिया जाता है। पूरे संविधान बनाने के दौर में यदि आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए, तो आप बताइएगा 11 + 1। 1 क्या? यदि हम 24 जनवरी 1950 के दिन जिस रोज हस्ताक्षर हुआ उसको जोड़ेंगे तो ये भी 1 होगा, तो इस प्रकार से 12 और वैसे 11। ठीक है। कितने दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ? 2 साल 11 महीना 18 दिन।
समय कितना लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। विश्व का सबसे बड़ा संविधान 395 अनुच्छेद, एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ। ये मूल संविधान की बात मैं कर रहा हूँ। अभी तो 25 हो गए हैं भाग, 12 हो गई हैं अनुसूचियाँ, ठीक है, और आर्टिकल भी 477-78 के आसपास हो गए हैं। मैं मूल संविधान की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, ये तो हमने बताया संविधान सभा में क्या क्या हुई। इसी के साथ कुछ प्रमुख समितियां थी, कुछ प्रमुख महान नेता कह सकते हैं, प्रमुख व्यक्ति कह सकते हैं, जिनका संविधान सभा में और संविधान बनाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब हम थोड़ा सा उन लोगों पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रारूप समिति की बात करते हैं। दोस्तों, संविधान सभा में परामर्श समिति बनाई गई। इस समिति के अध्यक्ष थे BN राव। केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडलों के पास संविधान कैसा बनेगा, इसको लेकर कुछ प्रश्न भेजे गए। किसने भेजा? परामर्श समिति ने कुछ प्रश्न भेजे और उन प्रश्नों का उत्तर वो चाहते थे सभी केंद्रीय विधानमंडलों से और प्रांतीय विधानमंडलों से। केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडलों ने उन प्रश्नों का जवाब भेजा। उस जवाब के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947 ईस्वी में, और उस समिति का नाम होता है प्रारूप समिति। संविधान बनाने वाले सभी समितियों ने संविधान रचना में महत्वपूर्ण एवं अविस्मरणीय भूमिका निभाई। हमारे संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी, अल्पसंख्यक समिति थी, कोई मौलिक अधिकार समिति थी, इस प्रकार से बहुत सारी समितियां थी, लेकिन सबका अपना अपना योगदान है, महत्वपूर्ण एवं अविस्मरणीय भूमिका निभाई। किंतु इन सभी का उद्देश्य परस्पर सहयोग से जिस भारतीय संविधान की रचना करना था उसे अंतिम स्वरूप देने के लिए संविधान सभा ने 7 सदस्यों की जो प्रारूप समिति नियुक्ति की थी उसे विशेष रूप से संविधान रचना के लिए श्रेय दिया जाता है। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था तथा इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। समिति के अन्य 6 सदस्य थे। संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, उस पर विचार विमर्श करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया जिसका नाम था प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इस समिति में 6 अन्य सदस्य भी थे। तो इस प्रकार से प्रारूप समिति में कुल 7 व्यक्ति थे, 7 सदस्यीय समिति थी। प्रारूप समिति को मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं, पांडुलेखन समिति के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से प्रारूप समिति का नाम याद रखना, पांडुलेखन समिति और मसौदा समिति। कौन कौन थे वो व्यक्ति? 6 N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। ये 6 सदस्य थे। कार्य संपन्न होने से पूर्व ही BL मित्र द्वारा स्वास्थ्य कर्म से त्यागपत्र देने तथा DP खेतान की मृत्यु हो जाने से उनके स्थान पर क्रमशः N माधव राव किसके स्थान पर आए? BL मित्र के स्थान पर आए थे N माधव राव। इनके स्थान पर कौन आए थे? N माधव राव तथा TT कृष्णमाचारी इनके स्थान पर आए थे TT कृष्णमाचारी। ठीक है। मृत्यु किसकी हुई थी? DP खेतान की।
यदि आपसे कोई पूछे कि प्रारूप समिति के उस सदस्य का नाम बताइए जिसकी कार्य के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो बता दीजिएगा डीपी खेतान। इस प्रकार से हमने देखा प्रारूप समिति को। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं अंबेडकर जी का चुनाव कैसे हुआ था, कहाँ से आए थे अंबेडकर जी। एक लाइन है दोस्तों, समर में घाव खाता है उसी का नाम होता है, छुपी उस दिल की वेदना का एहसास होता है, छेनी और हथौड़ी से कटने वाला पत्थर किले के मंदिर का भगवान होता है। प्रणाम है ऐसे महापुरुषों को जो हमारे भारतीय संविधान में रहें और हमें एक ऐसा जीवन जीने के लिए, एक ऐसे समाज का निर्माण किए हमारे लिए जिसमें हम बिना भेदभाव के रहते हैं, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, हम स्वतंत्र रूप से रहते हैं, हमारे लिए सामाजिक आर्थिक न्याय है। इन सब का श्रेय किनको है? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को है। इसीलिए इन्हें संविधान सभा का जनक भी कहा जाता है। वैसे मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रशंसा कर सके, लेकिन कितना महत्व है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सभा में, उनके चुनाव से आप देख लीजिए। जैसे अंबेडकर जी चुनाव लड़ते हैं बॉम्बे से, वहाँ हार जाते हैं। फिर मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल में एक जगह है जयसुर कुलना, वहाँ से जीतकर संविधान सभा में आते हैं। मैंने बताया 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश का विभाजन हो जाता है। तो जिस जगह से अंबेडकर जी संविधान सभा में आते हैं जयसुर कुलना, वह पाकिस्तान में चला जाता है, आज के बांग्लादेश में है। तो जो सदस्यता थी वो रद्द हो गई। तो उस समय क्या होता है पता है? संवैधानिक सलाहकार VN राव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहते हैं कि अंबेडकर जी का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है संविधान सभा में। तो राजेंद्र प्रसाद बम्बई के तत्कालिक प्रधानमंत्री BG खैर को एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि वहाँ से एक सीट खाली करवाई जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता MR जयकर अपने सीट से इस्तीफा देते हैं और उनके स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति होती है और फिर संविधान सभा में आते हैं और संविधान सभा में एक ऐसी भूमिका निभाते हैं जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। संविधान सभा आज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत और भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।